नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत और अमेरिका के रिश्तों में खींचतान जारी है। कभी बेहतरीन दोस्ती निभाने वाले ट्रंप टैरिफ का वॉर करते हैं तो कभी मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर संबंधों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और फिर वीजा का वार। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। अब जिस तरह से अमेरिका H-1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा, इससे करीब 3 लाख भारतीयों पर असर होगा। कहा जा रहा है कि नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे। ऐसे में भारत की नीति क्या होगी और इसके लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। The country would rather not have to pay $100,000, but they'd rather. How do you do that? You hire Americans. So there's an incentive to hire American, but there may be instances where it's better off doing through expertise or whatever it may be. But they're both unbelievable, whether it's a gold card or anything else that we talked about today. Follow up on that. अमेरिका की वीजा पॉलिसी से भारत में फिर बहस शुरू हो गई है। H-1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस वसूलने की बात भारत के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है, क्योंकि पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था और 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H-1B वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ लगेंगे, यानी खर्च करीब 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा। आइए समझते हैं H-1B वीजा क्या है और नियम बदलने से आगे इसमें क्या हो सकता है। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। ये वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते रहे हैं, क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। ये वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करती है। आंकड़ों के अनुसार केवल Amazon को ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा स्वीकृत हुए हैं। H-1B वीजा में बदलाव से भारतीयों पर इसका खासा असर होगा, जिसको लेकर विपक्ष में खासी नाराजगी है। H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से 3 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H-1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया। भारत की IT टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1B वीजा पर अमेरिका भेजती हैं। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H-1B वीजा धारक हैं। ये नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसर कम होंगे। भाई ये नया डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। तो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H-1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। देखिए, बार बार जो अमेरिका इस प्रकार के कदम उठा रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जहाँ तक कहा जाता था बहुत तगड़ी दोस्ती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, उसका ये परिणाम है कि हम पे टैरिफ लगाया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है, लोगों को रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। और अब जो लोग शिक्षित हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर इस H-1B पे जो भी नई घोषणा करी है वो लगभग खत्म ही करना चाह रहे हैं। तो अगर हर तरह से हमको दबाया जा रहा है तो भारत सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। जो H-1B वीजा का कदम उठाया गया है, ये एक संयोजित तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार को इसको बहुत संवेदनशीलता से और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है।
ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। ट्रंप ने ये जो इसकी जो कीमत जो है $1 लाख बनाई है, जो कि लगभग 90 लाख रुपए बन जाती है, वो इसलिए बनाई है ताकि कोई भी कंपनी अब हिंदुस्तानियों को आसानी से अमेरिका के अंदर H-1B वीजा पे ना ले सके। यानी कि वो लाखों लोग जो अमेरिका में बैठ के ये सोचते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी ने भारत को यहां से वहां पहुंचा दिया है, अब ट्रंप साहब ने उन्हें मौका दे दिया कि आ जाओ भारत वापस और लो मजे इस विश्व गुरु के अमृत काल के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जितने भी वो जो अमृत काल को दूर से देखते थे, वो अब वापस घर में आके इस अमृत काल को साक्षात देखेंगे। इसीलिए H-1 वीजा में भी वही कर रहे हैं भारतीय, जितना भी अमेरिका में है सब मैक्सिमम भारतीय लोग पूरा ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इसीलिए उनका नौकरी भी खतरे में है। एक्चुअली सब खा जाएंगे भारतीय लोग सभी देश में, इसलिए उनको डर है, इसलिए डर के लगाए हैं। तो उसको अभी तो आए थे, उनका प्रतिनिधिमंडल आए थे हमारे भारतीय टीम से आलोचना करने के लिए क्या हल निकलता है। नए नियम के अनुसार H-1B वीजा के लिए लगभग 88 लाख रुपए की फीस हर साल देनी होगी। ये फीस नए आवेदनों और मौजूदा वीजा धारकों के नवीनीकरण दोनों पर लागू होगी। 21 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये नियम 12 महीनों के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए। अगर कोई H-1B वीजा कर्मचारी 21 सितंबर के बाद देश छोड़ता है तो वापस अमेरिका आने के लिए उसकी कंपनी को 88 लाख का भुगतान करना होगा। यही कारण है कि इस फैसले के बाद माइक्रोसॉफ्ट, JP Morgan और Amazon जैसी कंपनियों ने H-1B वीजा होल्डर कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, बाहर रहने वाले कर्मचारियों को सलाह दी कि वे शनिवार रात से पहले वापस आ जाएं। भारत हर साल लाखों इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H-1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग यानी इंजीनियर, कोडर और छात्र एक्सपोर्ट करता है। अब फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के देशों की ओर रुख करेगा। उधर इस पॉलिसी पर ट्रंप प्रशासन ने कहा कि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। अमेरिका हर साल लॉटरी से 85,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। सबसे ज्यादा भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वीजा फीस बढ़ने से ट्रंप ने 3 नए वीजा कार्ड लॉन्च किए। ट्रंप ने H-1B वीजा में बदलाव के अलावा 3 नए तरह के वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। ट्रंप गोल्ड कार्ड करीब 8.8 करोड़ की कीमत वाला व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसिडेंसी का अधिकार देगा। इसी तरह ट्रंप प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड के अलग नियम हैं। अब टैरिफ के बाद ट्रंप ने वीजा पार किया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में वही नौकरी कर पाएंगे जो स्किल्ड होंगे। उधर ट्रंप के H-1B वीजा पर फीस बढ़ोतरी के ऐलान के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय यात्रा पर गए कर्मचारियों को चेतावनी दी है और कहा है कि नियम लागू होने से पहले अमेरिका वापस लौट आएं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। ट्रंप क्यों भारत के साथ दोस्ती और दगाबाजी साथ साथ कर रहे हैं और ऐसे में अब भारत की रणनीति क्या होगी? क्या भारत इसके लिए अमेरिकी प्रशासन से बात करेगा या फिर चुप रहकर इसकी रणनीति तैयार करेगा? चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। The country would rather चलिए, तो दोस्ती, दगाबाजी साथ साथ, टैरिफ और वीजा एक साथ। डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? जो कुछ भी हुआ है, देखिए, उनके लिए कुछ भी कहा जाए, एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो अपनी अमेरिका के लिए हैं और होनी भी चाहिए।
लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ले दे के जब भी कोई बात आती है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों हो जाती है। यदि टैरिफ लग रहा है तो आप भारत पर लगाते हैं, यदि आपको कोई ऐसी नीति आ रही है, आप ऐसे वीज़ा को लेकर जो चीज़ें हुई हैं उस पर भी सबसे ज़्यादा असर भारत में हो रहा है। तो अब इसका एक सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि एकदम से इतना बढ़ जाना, $1 लाख आप समझिए, मतलब 88 लाख रुपए बहुत होते हैं। और इस तरीके से यदि आप चीज़ों को कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि 70% भारतीय ऐसे होंगे जो वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज से यहाँ सर ट्रेंड होके जाते हैं, उनका काम है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सेक्टर बहुत, देखिए आईटी सेक्टर स्पेशली जो है, भारत की जो कंपनियां हैं वो बहुत प्रभावित होंगी। तो इसका सॉल्यूशन तो सरकार को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, क्या कर सकते हैं? यदि अमेरिका ही जा रहे हैं तो भाई वीज़ा तो कंपलसरी है, तो हो क्या सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मनोज पंडित, स्वागत है उनका, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं निपुण आलमबयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की एक और जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निपुण जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए राकेश जी। निपुण जी, मुझे ऐसा लगता है दोस्ती और दगाबाजी साथ साथ और टैरिफ वीज़ा एक साथ, हम इस पे इसलिए आ रहे हैं, बहुत दिनों से देखिए भारत अमेरिका के बीच जो कुछ भी चल रहा था, हमने बहुत सारी चर्चाएं उस पे की। फिर उसके बाद मोदी जी का बर्थडे आता है, बहुत अच्छी शुभकामनाएं आती हैं। बीच में जब चाइना के साथ मेल जोल बढ़ रहा था और फिर जब ये जन्मदिन आया तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे प्रिटेंड किया गया कि हाँ सब चीज़ें वो बैलेंस करके चलना चाहते हैं, भारत से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे थे, फोन आएगा उसको तो सब कुछ ठीक लग रहा था। और उसके बाद लेकिन अचानक से देखिए टैरिफ तो लगा ही लगा, टैरिफ के बाद लेकिन ये जो वीज़ा वाला अटैक है, ठीक है उनकी पॉलिसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी टेंशन और बहुत बड़ी मार हो गई सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या लगता है आपको, क्या ट्रंप सिर्फ अपनी पॉलिसी के तहत कर रहे हैं या कुछ ना कुछ उनने सोच रखा है कि मैं सामने से बिल्कुल दोस्ती निभाऊंगा और पीछे से तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगा? देखिए राकेश जी, एक तो बात मैं कहूंगा जो आपने कहा दोस्ती और दगाबाजी, देखिए क्या होता है, थोड़ा सा प्रश्न आपका वाजिब है, सभी के मन में प्रश्न उठ भी रहा होगा, लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है उसका एक ही पैरामीटर होता है, नेशनल इंटरेस्ट। शिवानंद जी म्यूट करके बात करिए सर प्लीज। हाँ निपुण जी बोलिए। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आप अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियम को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ही नियम है, वो क्या है, राष्ट्रीय हित। अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर बहुत अग्रेसिव, देखिए एक अमेरिका वो था जो हमने डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर देखा, जो एक अलग तरह का अमेरिका था, लेकिन आज का अमेरिका कुछ बहुत ही अग्रेसिव है और कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का डर है कि जो मैं हेजेमोनिक स्टेटस था वो मेरा छिन रहा है। तो उसको लेकर आपको क्या देखने को मिलेगा कि उनकी पूरी पॉलिसीज में आपको क्या है, बहुत टेंशन, बहुत तनाव और बहुत अग्रेशन देखने को मिलेगा। तो अभी जो पॉलिसीज आप देख रहे हैं अमेरिका की, वो एक पैनिक मोड वाली पॉलिसीज हैं, पैनिक मोड में वो सारी व्यवस्था को लेकर चल रहा है। दूसरी बड़ी बात क्या थी जो आपने कहा कि आखिर ये H-1B वीजा वाला विवाद सोचा समझा रणनीति है। देखिए था क्या कि 90s की हम बात करें, 90s में अमेरिका और यूरोप की सोच ये थी कि हम क्या करेंगे, जितने डेवलपिंग नेशंस हैं इनकी हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे। जब हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो इनके पास हमारा प्रोडक्ट जाएगा और प्रोडक्ट जाने के बाद हमारी सेल होगी। बात ये थी कि भारत जैसे देशों की, यानी कि विकासशील देशों की आपकी डिमांड कैसे बनाई जाए, तो इनके लिए पॉलिसी लेकर आए GSP कि हम इनको क्या देंगे, जितने प्रोडक्ट इनके यहाँ से आएंगे हम उन पर क्या देंगे, इनको डिस्काउंट देंगे और बहुत अच्छे रिबेट्स देंगे। उस पॉलिसी को लेकर चले ताकि इंडिया की और देशों की डिमांड बढ़े और हमारे यहाँ भी आए और हम उनके यहाँ बढ़ जाए। हुआ ये कि इनके प्रोडक्ट में तो हम लोग नहीं दमखम जमा पाए क्योंकि इनके प्रोडक्ट काफी सस्ते थे और काफी क्वालिटी वाले थे, हमारी उस समय उस प्रकार की प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन बदले में हमारा सर्विस सेक्टर बहुत बूम किया और आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डायस्पोरा है, 25 मिलियन इंडियंस जो हैं वो आपके इंडियंस हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा है, जिसमें अमेरिका के अंदर हम जाए तो वहां की अगर आप बात करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की,
अगर मैं HRD की रिपोर्ट देख रहा था अमेरिका की, तो आप देखेंगे जो नासा है, नासा में हर तीसरा बंदा जो है वो इंडियन है, हर तीसरा जो है डॉक्टर है, और हर तीसरा वहां पर इंजीनियर जो है इंडियन है। तो इतनी बड़ी वहां पर खपत, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर पहुंचे। अब हो क्या रहा था कि जब अच्छी अच्छी पोस्ट पर इंडियन बैठे हुए, आप जितने भी IT पूरा इंडस्ट्री देखिए, फेसबुक देखिए, गूगल देखिए, आप यूट्यूब देखिए, किसी को आप देखिएगा, सब जगह आपको इंडियन दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर अमेरिका में एक तो बात ये थी कि अमेरिका में एक रेसिज्म बहुत हावी हो रहा था भाई पिछले दिनों, और उनका कहना ये था कि इंडियंस हमारी नौकरी को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो उसको रोकने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 10 ईयर में भी कोशिश की थी कि हम H1 वीजा के नंबर्स में कटौती करें। यहाँ तक कि बराक ओबामा ने खुद, बराक ओबामा का आपको याद होगा, तो बराक ओबामा तो ये तक कहा था कि अमेरिकन पढ़ो, नहीं तो इंडियंस तुम्हारी सारी नौकरी खा जाएंगे। ये बराक ओबामा का स्टेटमेंट था जब ओबामा, उस समय से ही अमेरिका में ये बात चल रही है कि इंडियंस हमारी नौकरी खा रहे हैं। तो जो अभी H1 वीजा देख रहे हैं, राखी, जिसको दो पहलू से देखें। पहला पहलू ये कि निश्चित रूप से हमारी संख्या गिरेगी वहां पर जाने वालों की, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट तो दे नहीं पाएंगे। उन पर लागू होगा जो आप जाने वाले हैं, जो आप आपका स्टार्ट करने वाले हैं, उनके ऊपर लागू होगा, पहली बात। दूसरी बात ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से वहां पर काम कर रहे हैं, उन पर लागू नहीं होगा। अब इसका परिणाम ये निकलेगा, एक तो हमारे इंडियंस जाना कम करेंगे, अदर वर्ल्ड विकल्प को चूज करेंगे, या फिर अपने इंडिया में रहना शुरू करेंगे कि हम इंडिया की ग्रोथ में क्या करें या इंडिया में काम करें। तो मैं मानता हूं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह, जैसे PM मोदी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि 100 ईगोज का एक ही इलाज है कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमको अपने जो प्रतिभा पलायन था, हम लोग तो जब पढ़ा करते थे UPSC की तैयारी जब मैं करता था, तो हम लोग यही क्वेश्चन लिखा भी करते, प्रतिभा पलायन कैसे रोके, यानी कि हमारे IITians जो है पढ़ाती भारत सरकार है, उनको डॉक्टर्स बनाती भारत सरकार बनाती है, और जब वो इतने योग्य बन जाते हैं विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि हमने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया था, बेटर नहीं किया था। यानी चाहे हम इंफ्रा की बातें करें, चाहे हम लोग पूरा एनवायरमेंट की बात करें, तो हमें थोड़ा सा अगर उस पर हम काम कर दें तो निश्चित रूप से हमारा प्लान बाहर जाना रुक जाएगा। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट चाइना से नहीं जाते हैं, भारत से ही जाते हैं। 75% वहां पर जो आपका डायस्पोरा है, जो आपका अपर सोसाइटी उसको बोल सकते हैं, यानी जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, वो मोस्टली इंडियन है। तो मैं इसको कई सारे आयामों में देख रहा हूँ, कई सारे पहलू में देख रहा हूँ। और रही बात, देखिए निश्चित रूप से अमेरिका हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि संबंध भारत से क्या खराब हो। उसमें चाहे आपका डोनाल्ड ट्रंप का ईगो कह लीजिए या वो अपने इंटरेस्ट की बात कर लीजिए, दोनों इस चीजें आपको दिखाई देगा कि उनका एकदम तय कर लिया कि हमको संबंधों को क्या करना है, खराब करना है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। शारदा जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी राखी जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। हाँ बताइए शारदा जी, क्या है अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी पर बहुत सारी बात हुई है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चीज़ें आ रही हैं हमें उस पर बढ़ना भी है। हमें ये भी देखना है कि जो अब नहीं जाएंगे, या ये तो 21 सितंबर की डेट है, यानी कल की ही बात हो गई कि ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब जो बड़ी कंपनीज़ के जो कर्मचारी हैं उनसे कहा गया है फटाफट वापस आ जाइए, वरना वापसी जाने की यदि कोई बात हुई तो आपको इतना अमाउंट देना। तो ये एक ऐसी लाइन आ गई है जो एक क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि करें तो करें क्या, और ये भी हमें सोचने को मजबूर करती है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि हमें अपनी नीतियों को स्पष्ट रखते हुए यहाँ पर कुछ स्टार्टअप्स उस तरीके के करने होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जिस तरीके से कर रहा है वो अपने हित के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो भारत को भी तो अपना हित देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल राखी जी, आपने सही कहा, भारत को अपना हित बिल्कुल देखना ही चाहिए था, लेकिन हुआ शायद इसके विपरीत है। हमारा व्यक्तिगत हितों को देखने के चक्कर में देश के हित की बलि चढ़ गई। पहले शुरुआत होती है जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम लगातार ट्रंप बोलते रहे और उनको कोई मुकम्मल जवाब हम नहीं दे पाए। दूसरी बात तब हुई जब उन्होंने टैरिफ वॉर करते हुए और सब छोटे छोटे देशों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब उनको नहीं मिला। तीसरी बात तब हुई, उससे पहले एक बात और हुई कि भारत के लोगों को उन बच्चों को हथकड़ी बेड़ियां बांध के पटक गए और हमने कुछ नहीं बोला, उल्टा हम उन्हीं को ब्लेम करने लगे, जबकि छोटा सा मैक्सिको जैसा देश और छोटे छोटे देशों ने कहा कि आप हमारे बच्चों को इंसल्ट नहीं कर सकते, हम अपने जहाज भेजेंगे और बुला लेंगे, और वो किया उन्होंने।
इसी तरह से ट्रम्प टैरिफ वॉर के लिए जब ट्रम्प ने दबाव बनाया तो हम कुछ नहीं बोले। पता नहीं कौन सी ऐसी कमजोर नस हमारी ट्रम्प के हाथ में है कि हम नहीं बोल पाते हैं। तो ये देश के हितों की बलि चढ़ाई जाती है और अब तो हद ही हो गई। पहले वो टैरिफ लगा रहे थे, फिर वो हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे, फिर वो हमारे लगातार इंटरनेशनल मंच पर हमारी बेइज्जतियां कर रहे थे। उसके बाद वो व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मोहक मैसेज भेजते हैं, चाहे वो बर्थडे के मैसेज हैं, चाहे वो अदरवाइज तारीफ करने के मैसेज हैं। उनके जवाब हमारी तरफ से बहुत सुंदर दिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री बहुत ही सुंदर शब्दों में वो बहुत ही आह्लादित हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, मयूर की तरह बहुत ही उनको आनंद आता है कि मेरा सम्मान बढ़ गया है विश्व में। और हमारे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग जो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा लगा के भरतनाट्यम किया करते, कथक किया करते, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं को वापस आकर भारत की स्थिति देखनी चाहिए कि एक तरफ चाइना के साथ हमारे संबंधों को लेकर हमारी जो स्थिति है कि आप 5 रुपए की लड़ी को बोलेंगे कि पाकिस्तान चाइना का विरोध करिए, चाइना के सामान का विरोध करिए, स्वदेशी का करिए, प्रचार प्रसार करिए, स्वदेशी का निर्माण करिए, और दूसरी तरफ हमारा जो मैक्सिमम इंपोर्ट है वो सारा चाइना से होता है और अपने मेड इन इंडिया के नाम पर हम अपने ठप्पे लगाकर चाइना के सामान को बेचते हैं। तो अब ये स्थिति इतनी मतलब दयनीय हो गई है भारत के विश्व गुरु के जो माथे पर इतने बड़े कलंक लग रहे हैं और हम चुपचाप उन कलंकों को झेल कर सर नीचा करके बैठ जाते हैं। अब हमारे सर्विस सेक्टर की तरफ जो एक इतना बड़ा आघात हो रहा है, इसको आप अगर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, जैसे कई साथियों का मैं सुन रही थी कि वो इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि IITians हमारे बेचारे यहाँ पर 10-10, 15-15, 20-20 हजार की नौकरियां करके अपने गुजारे कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स एग्जाम की तैयारी में और IIT में अपनी सीट रिजर्व करने में, इंश्योर करने में लगाए। तो ये स्थिति आज पूरे विश्व में है। एक तो पूरे विश्व को ग्रैब कर रखा है पूंजीवाद ने और मल्टीनेशनल कंपनियां और कॉर्पोरेट के चलाए आज पूरा विश्व चल रहा है, और ये भी एक तरह से पुतलियों की तरह नाच रहे हैं, कठपुतलियां बने हुए हैं हमारे, चाहे मोदी जी हैं चाहे ट्रम्प है। क्योंकि मोदी जी को भी अपने मित्रों को बचाना है, जो कि उनके ऊपर US में जितने सारे वो हथकड़ी बेड़ी लगने के लग रहे हैं, वारंट जारी हो रहे हैं, तो उन्हें अपने मित्रों को बचाना है और उन्होंने उधर से अपने मित्रों को बचाना है। क्योंकि ये तो कोई एक जनता के हित की बात नहीं है, वो अपने देश के हित की बात कर रहे हैं और वो अपने कॉर्पोरेट के हित की बात कर, अपने किसानों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व को जिस तरीके से ओपन डोर पॉलिसी के चलते पूंजीवाद ने खुलवाया था, आज वही पूंजीवाद खतरे में पड़ चुका है, मरणासन हो चुका है, और आज वो अपने दरवाजे बंद कर रहा है उस प्रतिभा के लिए जिस प्रतिभा ने उस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अभी जैसे सर कह रहे थे, बिल्कुल सच बात है, निपुण जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी टैलेंट वहां पर जा रही है, लेकिन उस ब्रेन ड्रेन को बचाने के लिए कोई रास्ता हमने यहाँ पर बनाया नहीं। यहाँ पर परिस्थितियां एक मतलब PhD किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए बच्चे के लिए भी उतनी खतरनाक है जितनी कि एक रिक्शा पुलर के लिए है। कोई यहाँ पर अंतर नहीं है। टैलेंट यहाँ पर ठोकरें खा रही है। रिसर्च और हालात इतने खराब हैं कि रिसर्च की फंडिंग कट रही है, और जिस तरीके से हमारे कॉर्पोरेट के फंडिंग को, कॉर्पोरेट के NPAs को माफ कर दिया जाता है, और हमारे जो रिसर्च फंडिंग है या जो कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटी और दूसरे हालात आप और हम देख रहे हैं, एजुकेशन की फंडिंग दिन पे दिन कम जा रही है, तो हमारे बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से क्रिएट होंगे? रोजगार क्रिएट करने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहे एजुकेशन का है, चाहे रिसर्च का है, चाहे वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का है, उस पर काम करने की जरूरत है ना। यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि भाई बांग्लादेशियों को भगाओ, भाई आप पाकिस्तानियों को भगाओ, भाई आप फॉरेनर्स को भगाओ, आप पूरी एनर्जी तो हमारी सरकारों की लग रही है इसी बात पर कि भाई कितने रोहिंग्या और कितने क्या हैं, और आपस में लड़ने में लग रही है। और दूसरी तरफ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी इसी तरह से हमारे ऊपर काम करेंगे कि हमारे लिए बाहें पसारे बैठे रहेंगे। जब हम दूसरों को भगाएंगे अपने देश से, हम अगर जाति और धर्म और मजहब और देश विदेश की बात करके यहाँ पर वोट बटोरने का काम करेंगे, तो क्या विदेश में हमारी आरती उतारी जाएगी? ये सब बातें जाती हैं। एक इंटरनेशनल मंच पर हमारे ये सारे मसले जाते हैं,
कि हम किस तरीके से जो हमारे देश में वोट की चोरी कह लो या भाई हमारे धन की चोरी कह लीजिए कि एनपीए डालकर कितने करोड़ों के लोन माफ कर दिए जाते हैं और कैसे बिजनेस ढूंढने के लिए हमारी विदेश यात्राओं का खर्चा देश की जनता पर लादा जाता है, किस तरीके से हमारे टैरिफ वॉर के कारण किसान बर्बाद होंगे, व्यापारी बर्बाद होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बर्बाद हो गया टेक्सटाइल का और दूसरे जो क्षेत्र जहां जहां पर ये टैरिफ असर करेगा। तो इन बातों पर ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान बस चुनाव जीतने या फॉरेन में जाकर मित्रों को व्यापार दिलवाने या इन दूसरी बातों में पूरी एनर्जी जा रही है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग का, एजुकेशन का या रिसर्च R&D का, वो सब चीजें भारत में कम से कम दिखाई नहीं देती। उस इंटेलिजेंसिया को जो लगातार इस बात के लिए चिंता कर रहा है कि ये जो 75% जो युवा वहां पर बेरोजगार हो जाएंगे या वो भारत की तरफ आएंगे तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, इस बात की चिंता भारतीय सरकार को मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि भारतीय सरकार की प्रायोरिटी और बहुत सारी हैं। उनकी प्रायोरिटी तो मतलब बाहर के लोगों को भगाने के लिए वोट की उस सिस्टम में लगातार एनर्जी और टाइम और पैसा लग रहा है। तो हमें बड़ा खेद है इस बात का कि ट्रंप अपने देश के लिए उत्तम नीतियां बना रहा है, लेकिन हमारे देश के कर्ता धर्ता और हमारे देश की तरफ, हमारे देश के नेताओं की तरफ जनता आश भरी निगाहों से देखती है। फॉरेन वाले भी बड़ी तारीफें करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने में बस कोई दिन जा रहा है, कोई मिनट जा रहा है, और नारे बड़े जबरदस्त नारे यहाँ पर लगाए जाते हैं और बड़े पर बड़े लंबे चौड़े हजारों करोड़ के खर्चे किए जाते हैं और उसके बदले में भारत को क्या तोहफा मिलता है। चाहे वो सिंदूर के लिए 40 बार भारत की बेइज्जती करना हुआ, चाहे हमारे बच्चों को फेंक जाना हुआ, चाहे टैरिफ लगाना हुआ, तो ये सब कष्टदायी जनता के लिए चीजें हैं, हमारे युवा पीढ़ी के लिए तो और भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शिवानंद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राखी जी। शिवानंद जी, क्योंकि देखिए बात हो सकता है सरकार की जिम्मेदारी है, चुनौती जैसा भी है, बात की जा सकती है, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यदि वाकई में बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की अमेरिका को ज़रूरत है और उन्हें लगता है कि हम ये सारी चीज़ें करके इस पर बहुत हद तक लगाम पाएंगे, तो वो डबल है। देखिए उनके लिए, उनको स्किल्ड लोग चाहिए, लिमिटेड हो जाएंगे भारतीय, वो भी चलिए ठीक है, आप बहुत सारा कमा लेंगे, आपकी पॉलिसीज़ में सारी एक तरफ रखती हूँ, लेकिन हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्या, क्योंकि आप एक विपक्ष हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ के लिए एक अच्छे सुझाव के साथ आगे बढ़ा जाए। गुड इवनिंग, नमस्कार राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए देश जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी, कभी भी दोनों दोस्ती और फ्रेंडशिप था, तो आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ता खराब हो गया। इस वजह से मोदी जी को ट्रंप के शपथ विधि को बुलाया नहीं। हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो कारपोरेट युद्ध चालू हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अदानी के ऊपर बैन लाया, तब से नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं हो रहे। बहुत प्रयास चालू है, अभी भी नहीं हो रहे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये हो रही है कि अभी बच्चे इंडिया से बहुत लोग उधर पढ़ने जा रहे हैं। वीजा H1B वीजा के बारे में जो डबल टिबल दुगना कर रहे हैं वहाँ के बच्चों को। इसके पहले भी उन्होंने ऐसा ही प्लान किया था। उस टाइम कांग्रेस का नेता LOP राहुल गांधी जी और श्याम पित्रोदा को बोल के वहाँ अमेरिका हाईकोर्ट में हमने स्टे लगवाया, तब से बच्चे उधर सेफ है। लेकिन आज भी बच्चे टेंशन में हैं। ये माँ बाप इधर कर्जा निकाल के, लोन निकाल के वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो इस इतना महंगाई से उनको आज भी रोजगार नहीं, बेरोजगार चरण पर है, नौकरी नहीं है। फार्मर किसान आज भी मर रहे हैं। पहले इन्होंने नोटबंदी लेके आया, फिर कृषि कानून लेके आया, कोविड पे ऊपर ये हो गया, जाति जनगणना करते बोला, अभी तक किया नहीं। चीन पाक का जो रिश्ता था उधर भी खराब कर दिया। नेपाल हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान, या तुर्की, चीन, अमेरिका, सबके साथ रिश्ता खराब करके देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी विदिन 24 आवर्स के अंदर रिजाइन देना चाहिए। दूसरी बात, जयशंकर को कुछ समझता नहीं है, सिर्फ पार्टी करता है, जाता है। उनको एक बेटा अमेरिका में सेट किया है, एक बेटा लंदन में सेट किया है, कोई लेना देना नहीं है। जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी रिजाइन देना चाहिए। दूसरी बात, देखिए अभी देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी चाइना गए थे,
140 करोड़ जनता के लिए नहीं गए। वो उन्होंने स्टार्टिंग गौतम अदानी जी गए, उसके बाद जयशंकर जी गए, राजनाथ सिंह गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी गए, उनके स्वागत हुआ, उधर बहुत बड़े मायने पे स्वागत हुआ। और ये जो इस वार में अगर चाइना और अमेरिका दोनों एक साथ गए तो इंडिया का जो बच्चे है या टेरिफ आज भी दिन भर दिन बढ़ रहे हैं। मेरे जो जानकारी से 100 तक टेरिफ जा सकता है। इसमें बेरोजगारी चरम पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब टफ हो जाएगा। आज देखिए पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब गौतम अदानी को दिया है। देश के बारे में 11 साल में नरेंद्र मोदी जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता है या मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ 10 साल में नरेंद्र मोदी जी कौन सा अच्छा काम किया। आप ही देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नौकरी जा रहे, अग्निवीर योजना लेके आया, 4 साल में बच्चे रिटायर्ड हो रहे, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान आत्महत्या करे, किसान दुगना करने लगे, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी बात मेरे को चिंता ये लग रहा है कि आने वाले दिन में अमेरिका का जो युद्ध का है अभी पाकिस्तान में उतार दिया है, आने वाले दिन में मेरे को लग रहा है कि 3rd महायुद्ध होने का चांसेस है। इसमें बेकारी बढ़ जाएगा। चाइना हो, अमेरिका, रशिया, तुर्की, इंडिया, इसमें इंडिया के साथ आज की डेट में कोई नहीं लग रहे हैं। इन्होंने सिर्फ ये जो कारपोरेट वार चल रही है इसमें मध्यम वर्गीय का नुकसान हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी चाइना गए थे, कोई देश के लिए नहीं गए, गौतम अदानी के लिए गए, नया बिजनेस खोलने के लिए गए। इसके वजह से नुकसान हो रहे हैं। और लोगों में हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी बार बार बोलते थे, पहले भी नोटबंदी पर बोले वो सच हुआ, फिर कृषि कानून के ऊपर बोला वो सच हुआ, उसके बाद कोविड पर बोला वो सच हुआ, जाति जनगणना राहुल गांधी जी ने बोला वो सच हुआ, चीन पाक का बारे में जो तड़जोड़ हुआ उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने बोला वो भी सच हुआ। ठीक है, उसके शिवानंद बाद जी। आज H1 वीजा के ऊपर भी हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी जो बोला है वो सच हुआ है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कोई लेना देना देश के बारे में, कौन सा अच्छा काम किया। मैं भी एक हिंदू हूं, कितना हिंदू को नौकरी दिया बताइए। आज भी लोगों को इतना तकलीफ है अमेरिका में, इंडियन लोगों को जैसे क्रिमिनल है ऐसा देख रहे हैं अमेरिका में। ये सब जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी दोस्ती की और दुश्मनी भी भुगतना पड़ रहे। आज भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे सीज फायर मैंने रुकाया, पापा ने फोन किया बेटे को 24 आवर्स के अंदर रुकना चाहिए, तो बेटा ने बोल दिया 5 घंटे में बंद कर दिया युद्ध। ये ऐसा मोदी साहब काम कर रहे हैं, पूरा देश का अपमान हुआ है, शर्म मत आना चाहिए। सब मेरी बहन सोफिया कुरैशी, सोमिका सिंह दोनों रात को 1:16 में पाकिस्तान में अटैक किया। इनका ही कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी बोलते हैं ये पाकिस्तान की बहन है, शर्म आना चाहिए। शिवानंद जी देखिए, खुद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला था। ठीक है सर, ये सब जिम्मेदारी यही है। सब आने कुछ वाले ठीक है, दिन पर अभी बहुत हम वीजा डेंजर पर है। कंसर्न हो, क्योंकि 3 लाख भारतीयों पर यदि इसका प्रभाव पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा वही कंसर्न रहे, बाकी जो हुआ। राखी जी वीजा के ऊपर भी आज देखिए मेरी बेटी भी यूके में पढ़ रही है। देखिए कल यही अगर मोदी साहब का रिलेशन खराब होगा, मेरी बेटी को वापस लेके आना पड़ेगा, हम लोन निकाल के भेजा है। ये ऐसा ही हो रहा है। मध्यम वर्गीय का हालत यही कर रहे हैं मोदी जी, ना देश में सुखी है ना अब्रॉड में भी हैप्पी नहीं है। तो हमेशा ये रूल्स में फंसा रहे, सिर्फ अडानी अंबानी के चक्कर में वक्फ बोर्ड लेके आया, उधर भी अंबानी अदानी के चक्कर में है। इसलिए देश सर्वोपरि है। हमने इतना होने के बाद भी इंडिया गठबंधन, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 40 पार्टी लेके चल रहे, उन्नको आज भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। वोट चोरी करके गद्दी चोर, इसको 1 मिनट भी नरेंद्र मोदी बैठने का उसका हक नहीं है, अधिकार नहीं है। उन्होंने हमेशा 2014 से लेके 2025 तक सिर्फ वोट चोरी किया। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ सिर्फ हमेशा वोट चोरी करके बीजेपी सत्ते पे आया। शर्म आना चाहिए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना। ठीक है शिवानंद जी, चलिए रोकूंगी सर, वापस आइए। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? पूरी तरह से यही हाल चल रहे हैं। मैं निंदा करना चाहता हूँ। कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिए। अच्छा जी, हाँ अभी मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही। हाँ कुमार राकेश जी, ये वीजा को लेके जो एक किचकिच हो रही है, किचकिच मैं इसलिए बोल रही हूँ, सबकी अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, ट्रंप की जो पॉलिसी है, अमेरिका की जो पॉलिसी है,
ये इस वक्त पे चेंजेस की क्या ज़रूरत थी? रिक्वायरमेंट थी या फिर कुछ गिफ्ट था भारत के लिए? क्योंकि क्या है ना, पहले दोस्ती थी, फिर थोड़ा सा कुछ और हुआ, फिर शुभकामनाएं आ गईं, उसके बाद टैरिफ तो थोपा ही था, उसके बाद ये वीज़ा वाला वार भी पड़ ही गया। तो जो एक डिफरेंस आ रहा है कि 3 लाख करीब भारतीय ऐसे हैं जो इफेक्टिव हो सकते हैं, कहाँ जाएंगे और कैसे इसका एक समाधान आप देखते हैं? मैंने सबको सुना राखी, और आपका विषय बहुत अच्छा है और एक कंकरेंट विषय है। H1B वीजा जो है क्या सिर्फ भारतीयों के लिए है कि और देशों के लिए भी है? तो उसका एक डाटा है जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है, उसमें भारत 73% भारतीयों की संख्या ज्यादा है। चीन के जो लोग हैं 12% है जो H1B धारक हैं। फिलीपींस 1% है, कनाडा 1% है, दक्षिण कोरिया 1% है और अन्य कंट्री मिला के 12% है। तो आउट ऑफ 100 73% जो है भारतीय प्रभावित होंगे। बिल्कुल सही है। 6 लाख की जगह 88 लाख देना पड़ेगा। एक बार जाएंगे दोबारा देना, किसको देना है? कंपनी को देना है या भारतीय को देना है? तो हमारे जो भी मित्र पहले बोल रहे थे, वो शारदा जी को भी सुन रहा था, लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी से बोल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी से बोल रही हैं कि विदेश नीति से बोल रही है कि देश, मैं कंफ्यूज हो गया। शिवानंद जी बोल रहे थे, बात करते करते अमेरिका से वोट चोरी पे आ गए। कौन चोर है, कौन डकैत है? इलेक्शन कमीशन ने 18 लेटर लिखा, राहुल गांधी को जवाब नहीं दिया। कौन चोर है, कौन डकैत है, छोड़ दीजिए, फैसला कर जनता को। हम मुद्दे पे याद करते हैं। मुद्दा ये है कि जो H1B वीजा है, असर पड़ेगा, स्वाभाविक है पड़ेगा। इन्होंने कई तरह के कॉर्पोरेट 3 तरह के उन्होंने कार्ड जारी किए हैं, जिसमें कि मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। उन 3 तरह के कार्ड में जो है कॉर्पोरेट कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड है। एक 8.8 करोड़ का है, एक 17 पॉइंट समथिंग करोड़ का है, एक 46 करोड़ का है। कौन देगा और कौन लेगा और क्यों लेगा? अमेरिका की आंतरिक आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि ट्रंप साहब को कार्ड इशू करने पड़ रहे हैं। 1 नंबर 2, जो ये वीजा की जो पॉलिटिक्स है, इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो खलबलाहट है, जो परेशानी है, वो जो कुलबुलाहट है, उसको कहां कहां कैसे निकाले, तो इसमें कोशिश की गई। अभी नेपाल की बात भी आई और कई जगह कैसे भारत को मजबूर करके हम अपनी तरफ मोड़े अपनी शर्तों पे। भारत अपनी शर्तों पे जीने वाला देश बन गया है। वो आतंकियों को शरण देने वाला नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं है जो कि आतंकवादियों को घर में बुला के बिरयानी खिलाते हैं। उनको कहते हैं ले जाइए गिफ्ट, आप कश्मीर में रहिए, कश्मीर को कैसे रखना है। आतंकवादी क्या के लिए प्राइम मिनिस्टर जाके पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते? भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था शिवानंद जी। मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, हवाबाई बात नहीं करता। हवा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख सूट डाल के पाकिस्तान बिरयानी खाने गए, हमने नहीं बोला भाई। हमने नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। आपने बकवास की, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, फैक्ट बात कर रहा हूँ। देखिए, माइंड योर लैंग्वेज, आपकी बकवास सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। राहुल गांधी जी के बारे में बोला कि 8 बार नोटिस दिया, क्या कौन सा ज्ञानेश कुमार एजेंट बना दिया आपने? आपके ज्ञानेश कुमार को एजेंट है क्या? नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने के झूठ है क्या? इटली जाके उधर बिरयानी खा के बिन बुलाए अमेरिका गए, उधर कोई पूछा भी नहीं। चलिए प्लीज, ठीक है, हम वीजा पे आए। हम भारतीयों का सवाल है, देखिए बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। नरेंद्र मोदी को 1 मिनट हम उन प्लीज देखिए, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग इन सेक्टर्स में हैं, जो IT सेक्टर्स के लोग हैं, सर उन पर उनके लिए बड़ा झटका है। प्लीज इसका एक समाधान देखें हम क्या हो सकता है। राखी, इनको आवाज बंद करवाइए। बच्चे का नुकसान हो रहा है ये नरेंद्र मोदी के चक्कर में। जैसे शिवानंद जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, नहीं तो सच में ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। सर अच्छा नहीं लगता बार बार इंटरप्ट करना, प्लीज। मुद्दों की बात करेंगे ना करने देंगे। देश तंग आ चुका है झूठ और भ्रम फैला करके। आप लोगों के एजेंट बन के, बीजेपी का एजेंट बन के बात। शिवानंद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, आपके समय पे वो नहीं बोले थे। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी का ऑडियो बंद करूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मजबूर मत करिए प्लीज शिवानंद जी 1 सेकंड रुकिए। आप अपने को शांत रखिए, धैर्य रखिए। हमारा नेता के बारे में गलत बोला तो मैं सुनने वाला नहीं। राखी जी, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप गलत सुनिए, बकवास कीजिए। नेशनल चैनल पे बैठ के अगर बकवास करे तो मैं सुनने के लिए बैठा नहीं हूँ। चौथी आर्थिक ताकत बन गया है, वो बकवास है। भारत चौथी आर्थिक ताकत बन गया, नोटिस भेजूंगा मैं।
क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं राखी इनको शांत तमीज से करवाइए। बात करने मैं जो का, कह रहा हूँ, अभी जो टॉप नेशनल कंपनियां टेलीविजन हैं, बैठ के आप बकवास ये सुनने मुद्दे का को बात नहीं। ही नहीं करने देंगे। अगली बार आएंगे 20 सीट पर, तभी अकल नहीं आएगी इनकी। भाई, अरे आपका पब्लिक के अकल में कितना हमको पता है। अभी 100 करोड़ दूसरों का में नोटिस भेजूंगा, दूसरों में बम्बू मिल गया डालूंगा, रिजल्ट ना। तब पता होगा तुमको। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवानंद जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। राखी जी बोलने हैं, माफी मांगने बोलो उनको। कुछ भी गलत बात करते राखी जी। राखी जी चाल पे बैठ के कुछ भी बकवास कर रहे हैं, बकवास सुनने नहीं बैठे हम। नहीं दिया राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन का। राहुल गांधी संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ रहे हो। अभी कर्नाटक का सीआईडी ने नोटिस भेजा 7 दिन में देने के लिए, बकवास किए जा रहे हैं। नोटिस दिया, दे दो। क्या बकवास? भाई बताओ ना, चाइना से फंड किसने लिया? चाइना का डील किसने किया? चाइना के साथ MOU किसने किया? शिवानंद जी 1 मिनट, वो कुछ कह रहे हैं उसको सुनिए, तो कुछ जवाब होगा बिल्कुल दीजिएगा, मैं नहीं रोकूंगी, पर सुनिए तो वो पूछ क्या रहे हैं। अरे राखी ये शांत करो ना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आपके पास अधिकार है, मैं कुछ मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, बीच में तोड़ते हैं। उन्होंने भाई साहब ने मेरे को गलत भाषा यूज किया। क्या बोला उन्होंने? शिवानंद जी 1 मिनट रुकिए, हम कितने इंपॉर्टेंट विषय पर हैं, क्या छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप लोग ऐसे कर रहे हैं? मैं पूरा सम्मान करती हूँ, अच्छा लगेगा मुझे ऑडियो बंद करना पड़े, अच्छा नहीं लगता, मैं कभी नहीं करती सर ऐसा, जब तक बहुत अति नहीं होती है। रुकिए, मेरे वो क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा ना। मैंने आपको परसेंटेज बताया, डाटा बताया, H1B का मतलब क्या है, किसको कितना नुकसान है, कितना फायदा है, ये बीच मार के टपकना है। अरे भैया शांत हो जाओ, सब्र करो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलो पब्लिक आएगी साथ में, झूठ बोलोगे तो कोई नहीं आता। आप ठीक से बात करो नेशनल टेलीविजन। अरे भैया आप मुझे गाइड नहीं करोगे ना। बकवास करना है तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। आपको 100 करोड़ का नोटिस लीगल भेजूंगा मैं बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमारे नेता LLP राहुल गांधी जी सर ऊपर हमारे भगवान है, उनके बारे में हम क्यों सुनो? कौन रोक रहा है आपको? देख लो, अब मैं सही बोल रहा था, आपको बकबक लग रहा है। राखी टाइम जाया कर रहे हैं, लेट मी फिनिश नाउ, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। अभी बात है कि अमेरिका की कंपनी और भारत की कंपनी, अब क्या लगता है ट्रम्प साहब को कि ऐसा करके भारतीयों को वो टाइट स्क्रू कर देंगे या रोक देंगे? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। जो भी 3 लाख भारतीय हैं, जो अभी देखिए भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो काम कर रही है। यदि हम टिट फॉर टैट करेंगे तो अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा? अमेजन, TCS भारत की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट विदेशी कंपनी है, मेटा, एप्पल, गूगल, फंक्शन टेक्नोलॉजी, JP मॉर्गन, वॉलमार्ट और डिलाइट, ये ऐसी कंपनी है टॉप जो बताया आपको। इसके अलावा 100 कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं। जो भारत में काम कर रहे हैं वहां उनकी मजबूरी है कि हम उसको रखें या ना रखें, वो उन कंपनियों की मजबूरी है। लेकिन जो अमेरिका में H1B वीजा का मतलब है, वो ऐसे हार्डकोर प्रोफेशनल हैं, उनको लूज करने से अमेरिका का ग्राफ बढ़ेगा, अमेरिका में कोई प्रोफेशनल काम नहीं करेगा। ये कहां से मानसिकता है पता नहीं, ट्रम्प साहब को किसने विचार दिया मुझे नहीं पता। अल्टीमेटली उन्हीं का नुकसान होगा, भारत का ऐसा कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। नंबर 2। नंबर 3, इसी तरह की एक बार हुई थी 8-9 साल पहले की, 10 साल पुरानी बात है। NHS ने कहा था नन यूरोपियन डॉक्टर्स को बाहर करो। 6 दिन लोगों ने स्ट्राइक की, जो इमिग्रेंट्स थे, डॉक्टर्स थे। NHS की व्यवस्था ठप हो गई, लोग मरने लग गए, सरकार ने उसको वापस लिया। मेरा मानना है अभी जो भी उनका आक्रामक व्यवहार हो रहा है ट्रम्प साहब का, H1 वीजा को टाइट कर देना है, ट्रम्प कार्ड ले लेना है, गोल्ड कार्ड लेना है, कितने लोग 8-8.5 करोड़ दे के अमेरिका जाएंगे जहां जॉब की आफत पड़ी है, आंतरिक आर्थिक स्थिति खराब है। बेचारे ट्रम्प साहब अपने देश को पैसा लाने के लिए या वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिए तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनका अधिकार है, एक राष्ट्र के प्रीमियर का अधिकार है अपने राष्ट्र के लिए सोचे, लेकिन किस कीमत पे? राष्ट्र के इंटरेस्ट की कीमत पे या राष्ट्र के काबिलियत की कीमत पे? किस कीमत पे? तो वो जो है उनका एक है, मुझे लगता है आत्मघाती कदम है। भारत उसका रास्ता निकलेगा। इस चौथी इंपॉर्टेंट बात, दोनों देश के जो व्यापार वार्ता जारी है, अमेरिका के प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं, निगोशिएशंस आर ऑन। मैंने पहले बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, सितंबर के बाद अक्टूबर में बर्फ पिघलेगी, उससे जो जूस निकलेगा दोनों देश के प्रीमियर उसको पिएंगे। ये जो एक था भारत को झुकाने की प्रवृत्ति, भारत को तोड़ने की प्रवृत्ति, मानसिक स्थिति से करनी, वो चीज नहीं चलेगा। वो ट्रम्प साहब को पता चल गया है कि जो भारत का नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी का, वो सशक्त है। पहले किसी नेतृत्व के तुलना में आज
कई स्तर पे काम हो रहा है, इसलिए स्वदेशी की बात कही जा रही है। कई फ्रंट पे काम हो रहे हैं कि हम तभी मोदी जी ने 7 साल के बाद चीन के साथ या रशिया के साथ जो वार्ता की, बातचीत की, जो एससीओ में पूरे डिलीवरेशंस हुए, जो भी हुआ वो देश हित में था, किसी के हित में नहीं था कि जो व्यक्ति नेता बना है कोई नौकरी नहीं करता, कोई काम नहीं करता, 2 करोड़ का आईटीआर भरता है और अपने को बताता, तुम्हारा बताता है, बांग्लादेश का अखबार पूरा खानदान की रिपोर्ट छाप देता है, कितने बच्चे हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो मुद्दा ये है, बात को, सच को स्वीकारने की बात है, देश को कहां ले जाने की बात है। खाली वोट चोरी और करने से कुछ नहीं होना है। आपने देश के लिए क्या किया है? चाइना से चंदा लेने से काम नहीं चलेगा, राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेने से काम नहीं होगा। देश के लिए क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो, जो राष्ट्र की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। उसी स्थिति में बात चल रही है। रही बात ट्रंप साहब को, उनको खुद पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, पुनरीक्षण करना पड़ेगा अपने निर्णयों पे, और वास्तव में वो चीजें आएंगी। उन्होंने जितना दिखाना था सारे पट्टे खोल दिए हैं। भारत ना झुका है ना झुकेगा, और भारत को, भारत के लोगों को, उसमें शिवानंद भी शामिल है, शारदा दीक्षित भी शामिल है, सभी भारतीय, सबको भारत के हितों के बारे में सोचने का अधिकार है, सोचना चाहिए। ठीक है मनोज जी, से ग्रसित होकर नहीं, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के। ठीक है कुमार राकेश जी। मनोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है राकेश जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, बहुत जिम्मेदारियां और बहुत ऐसे सरकार की तरफ देखा जा रहा है इस वीज़ा पॉलिसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की, कि आखिरकार हम उनके लिए क्या करेंगे जो 71 से 75% के जो भारतीय हैं जो सरवाइव करेंगे, जो सफ़र करेंगे। करीब 3 लाख का जो आंकड़ा आ रहा है इस वीज़ा पॉलिसी के बाद, जिसकी फीस 88 लाख की गई है। 6 लाख पहले हुआ करता था, 88 लाख चले गए। देखिए डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो ठीक है, हो सकता है ट्रंप की जो नीति है तोड़ने की है, झुकाने की है, वॉटएवर जो भी करने की है, लेकिन हमारी नीति क्या होगी और हम क्या करें, हमें अब इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार के लिए एक चुनौती जैसा तो है। देखिए राकेश जी, हर देश की एक अपनी पॉलिसी है और वो स्वतंत्र है अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, और वो बना रहे हैं। ठीक है, अब ट्रंप का क्या है, क्या चीज, वो किस माइंडसेट से टैरिफ उन्होंने 25 से 50 कर दिया, फिर चीजें हैं, उसके बाद ये H1 वीजा का एक नया बम फोड़ दिया उन्होंने। तो देखिए, ये एक उनकी अपनी खुद की पॉलिसी है। इस पर भारत पे कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये एक थोड़ा सा स्टडी का विषय है। पर मेरा मानना यह है कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, जो भारतीय, जिनकी वजह से देखिए वहां पर $75,000 लेके जो अमेरिका जो वहां का व्यक्ति वो काम कर रहा है, यहाँ के लोग उसी काम को 60,000, 65,000 या उससे भी कम में काम करते। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानी थे वो सस्ता मिल रहा था ना, उनको उसी काम को सस्ते में कर रहे थे। तो ये सारी चीजें, पर मेरा मानना ये है कि ये जो पॉलिसी बनाया है, अभी तक जो टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ में भी देखिए कि जो वहां की कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार ही नहीं है ट्रंप को करने का जो उन्होंने किया है। अब उसमें डेट लग गई 1 महीने बाद की। अब 1 महीने बाद क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, वो बात की बात है। पर फिलहाल ये है कि इसका असर क्या पड़ेगा भारतीयों पर, ये एक एनालिसिस करने का विषय है। और भारत सरकार इस विषय पे पूरा विदेश मंत्रालय पूरा गंभीरता से विचार कर रहा है, और हम तो कोशिश यही करेंगे। आप देखिए, आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा गुजरात में कि हम स्वदेशी, अगर हम विदेशों पर निर्भर रहेंगे तो हमें दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा। हम कोशिश ये है कि हम कैसे से ज्यादा अपने देश में आत्मनिर्भरता का जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको बनाएं, और उनको जो हमारे लोग जो विदेशों में काम ढूंढने जाते हैं उनको हिंदुस्तान में कैसे काम मिले, उनको गवर्नमेंट कैसे सहयोग करे, उनको ऋण सस्ता कैसे मिले, वो क्या ऐसी स्कीम्स लाएं, वो एक विचार किया जा रहा है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के मेरे मित्र जो है किसी को बोलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि एक पाठ पढ़ के आते हैं और उसी को इन्हें बोलना है। इनका हाल ये है कि मुझे किसी को बोलने नहीं देना, चाहे वो सही हो चाहे गलत। सही गलत का फैसला आता नहीं कांग्रेसियों को। आज जो नौबत है वो कहां, आज देश कहां लाके खड़ा किया कांग्रेस ने। आज देखिए पिछले 11 साल में हम कहां से कहां आ गए। आज हमारे जीडीपी 6-7% पे आ गई। क्यों? हमने काम किया है। पर इनको वो चीजें पचती नहीं है।
ये नई चीजें, नया सगुफा रोज लेके आते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन पे जो है आरोप लगाना है, कभी एक नई चीज खोल के लानी है, तो इन्हें ना संविधान पर भरोसा है, ना संविधान को चलाने वालों पर। ठीक है, राखी जी। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी जल्दी से क्या एक इसका समाधान, एक कंक्लूजन निकाले। मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। निपुण जी, सबसे पहले आप। देखिए राकेश जी, सिंपल सी बात यह है कि इस प्रकार की चीजें और बढ़ेंगी, अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ेगा और हमको अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा और उसको पॉजिटिव तरीके से लेना होगा, ना कि नेगेटिव तरीके से। जितना नेगेटिव लेंगे उतना नुकसान हम अपना भी और हमारे देश का भी और युवाओं का भी करेंगे। हर बात को आपदा में अवसर की तरह देखा जाए और अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जाए, ये धीरे धीरे आगे और भी बढ़ेगा। और जब भी हम इस प्रकार की बातें करें, कम से कम फॉरेन पॉलिसीज को लेकर, तो बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए कि हम लोग किसे शरणार्थी बोल रहे हैं, किसको हम घुसपैठिया बोल रहे हैं, ये अंतर हमको समझना पड़ेगा। एच-1 वीजा क्या है, रोहिंग्या कौन है, हमको ये समझना पड़ेगा। भविष्यवाणी करने से पहले तीसरी दुनिया, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। पता नहीं कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये बातें भी आई कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमारे भाई साहब जो हैं, उनको तो ये कार्य भी करना चाहिए कि एक साथ में एक पार्टी के प्रवक्ता के साथ ये भी कार्य करना चाहिए। लेकिन बस इतनी सी बात है कि मैं लास्ट में कहूंगा कि जब बात फॉरेन पॉलिसी की हो तो हम एक हों, ना कि हम पार्टी पॉलिटिक्स वहां पे खेलने लगे और ये ना समझे कि कौन देश किस तरीके से राजनीति कर रहा है। वहां पर आपको इस प्रकार की बातों को छोड़कर साथ साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, शारदा जी अपनी बात रखिएगा। मैम थोड़ा जल्दी से अनम्यूट करिए। हाँ, फॉरेन पॉलिसीज के बारे में पूरा देश एक साथ होकर एक स्वर में बोलता है, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा भारतीयों की एकजुटता से ही है। लेकिन इसके साथ ये भी बात है कि राष्ट्रीयवाद का ठेका कुछ गिने चुने लोगों ने ही नहीं ले रखा है। जो दर्द आज एक आम भारत के नागरिक को है, वो शायद देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों को उतना ना कष्ट होता हो जितना हमारे जैसे लोगों को होता है, जिन पर कभी कोई किसी तरह का ठप्पा लगाया जाए, कभी किसी तरह का ठप्पा लगाया जाए। क्योंकि हम लोगों ने इस विषय में गहरा अध्ययन किया होता है, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमारा किसी भी ना पक्ष या किसी को दोष देने का कोई मतलब होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि ठेकेदारी देशभक्ति की और राष्ट्रवाद की गिने चुने लोग अगर लेकर दूसरों के मुंह बंद करना चाहें, तो ये भी एक शर्मनाक स्थिति देश की है और इसी का प्रभाव भारत का बाहर के देशों में जाता है। तो हमें अब सबूत भी मिलने लगे हैं कि कितने राष्ट्रभक्त हम हैं और कितनी राष्ट्रभक्ति के नाम पर इस देश की प्रतिष्ठा पर चूना लगाया गया है। ठीक है मैम। इस तरह के नाम को बर्बाद किया गया इन 11 सालों में, ये हम सबने देखा है और आज भी देख रहे हैं। मुंह खोलने की हिम्मत हमारी सरकार की होती नहीं है और जो कभी चाइना के चरणों में जाकर पखारते हैं और कभी हम छोटे छोटे देश सीना तान कर ट्रंप को जवाब देते हैं। हमारे साथ कौन सी मजबूरी है कि हम मुंह नहीं खोलते हैं। इस बात को राष्ट्रभक्त को जरूर देना चाहिए। राष्ट्रभक्ति है कि चारों तरफ जल्दी से कंप्लीट करिएगा। राखी जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2025 तक चाइना ने 4000 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। नरेंद्र मोदी आपका ही जमीन सिग्नेचर कर लिया। मोदी साहब का कुछ फाइल चाइना के पास है, कुछ फाइल मानसी सोनी का अमेरिका के पास है। इसलिए आज भी डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब को दबा रहे, आज भी इंसल्ट कर रहे। पूरा देश 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप, देखिए टेरिफ उन्होंने 50% किया, कल 100% करेगा। तो हम सुनते नहीं बैठना है। इंडिया, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। हिंदुस्तान सब मिलके नरेंद्र मोदी जी, अपोजिशन लीडर को और हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, सबको विश्वास में लेके काम करना चाहिए। आने वाले दिन जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसमें सोल्यूशन निकलना जरूरी है। कल अगर बच्चा उधर से अमेरिका से अगर इंडिया में आ गया तो कल नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका होने का टाइम नहीं लगेगा। देखिए मैं 100% बोलता हूँ, युवा युवती जो 31 करोड़ जो युवा युवती है, आज मैसेज गलत जा रहे हैं। उनको रोजगार नहीं है, ना गारंटी नहीं। मोदी का गारंटी ना वारंटी है, गारंटी नहीं है। तो यहाँ बैठ के चैनल पे बीजेपी का और बीजेपी का सहयोगी मित्र बड़े बड़े बातें करते हैं, काम तो रिजल्ट 0 है आज तक। देखिए अगर कल नेपाल जैसा भारत हो गया तो मेरे को डर लग रहा है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे को
सचमुच डर लग रहे हैं। ये बीजेपी नेताओं को भ्रष्टाचार बढ़ गया, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इतना बड़े बड़े जस्टिस वर्मा के घर में जो पैसा पड़ा आज तक उसका जांच नहीं हुआ। ये क्या चल रहे हैं? शिवानंद जी, देखिए, मुझे तो सबसे पहले चिंता इस बात की है, शिवानंद जी, हमें चिंता अभी फिलहाल इस बात की करनी है कि ये 6 लाख से 88 लाख हो गया, इसका हम क्या कर सकते हैं? जो लोग सफर करेंगे उनके लिए हम क्या करें? अभी हम इस पर ही कंसर्न हैं। इसमें सबको, सब पार्टियों को लेके विश्वास में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, जयराम रमेश जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, राजनाथ सिंह जी, सब मिलके मीटिंग लेना चाहिए और रिश्ता अच्छा बनाना चाहिए। नेपाल हो, श्रीलंका हो या चाइना हो, अमेरिका से रिलेशन, तुर्की से रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, तभी फायदा होगा। आने वाले दिन सर्वदलीय बैठक नरेंद्र मोदी बुला के सब देश सर्वोपरि है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, अगर ठीक है शिवानंद जी, एक सेकंड, चलिए समय हो गया। एप्पल यहाँ से बंद करेंगे बोल रहे हैं, तो बेरोजगार चरम पक्ष पर हो जाएगा। फिर ये क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम थोड़ी बैठे हैं, 140 करोड़ जनता, उल्टा अमेरिका हमारे कंट्री के ऊपर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। उनका कुछ निगेटिव फाइल अमेरिका में, चाइना में है। कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। इसलिए आज भी मोदी साहब कुछ नहीं कर रहे, डरे हुए। इनका प्रवचन तो कुछ बोलूं। देखिए राखी जी, अगर मेरे मित्र को प्रवचन लगता है तो प्रवचन रामदेव बाबा का सुनो भाई, आपका बाबा का सुनो, प्रवचन बड़ा अच्छा शब्द है शिवानंद जी। आप लोगों के पास संत कितने लोग बैठे हैं भाई? प्रवचन बहुत अच्छा शब्द का उपयोग किया, आपके लिए आपका सम्मान बढ़ गया। अच्छा काम है। नरेंद्र मोदी हिंदू छोड़िए, उसकी मां जाने के बाद बाल थोड़ी काटता है। प्रवचन बहुत अच्छा शब्द है। कितने लोगों को नौकरी दिया? बेरोजगार चरम पक्ष पर है। सर प्लीज देखिए, समय हो गया है, मैं क्लोज कर दूं, मैं क्योंकि अब एक टाइम के बाद अच्छा नहीं लगता है। क्या एक बात आती है, देखिए, ये फिर मैं प्रवचन को बकवास बोलूंगा तो बुरा लगेगा, प्रवचन बोला तो बुरा लग रहा है। क्या बोलूं आपको? मौलाना साहब बोलूं? देखिए क्या बोलूं आपको? टेक द रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट। अरे भैया, इधर सुनिए, मैं बाकी किसी से बोला नहीं, आपको नहीं, आपको गलत फहमी है। फ्री में बैठना, पैसा लेके बैठना, रुपए लेते नहीं, ना पानी भी पीते नहीं, लेकिन हमारे से हम बात रखेंगे। हम अपोजिशन है, आपके जैसे को हम नंगा करके छोड़ेंगे नहीं। हम आपको झूठ बोल तो नेशनल चैनल। चलिए ठीक है शिवानंद जी, रुकिए। कुमार राकेश जी, क्योंकि आपने समय मांगा था, प्लीज अपनी बात रखिए जो कहना चाह रहे हैं, बाकी चीजों को लेट गो करिए सर प्लीज। मैं कह रहा हूं समाधान निकलेगा इसका। ऐसे बकवास भी करते हैं, ऐसे कांग्रेस का जो पैसा कमाया, देश की बात नहीं करते। एक बार सत्ता पलटी होगा, जांच तो होगा, कोई सत्ता पलटी नहीं होगा, कोई नेपाली भारत में नहीं होगी। सीबीआई ईडी से लोगों से ब्लैकमेल करना, आप लोग उल्टे जाओगे। ये धंधा हो गया, ये धंधा बंद करो। चलिए ठीक है, अमेरिका की वीजा पॉलिसी जो कुछ भी है वो भारत पर कितना प्रभाव डालेगी ये हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है। हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम उसका चिंतन करें। किसने बनाया? राजनीति का विषय नहीं है सर, बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। बहुत गंभीरता से सोचना है, जिनके पास नौकरी नहीं होगी या जिन्हें उतना पैसा भरना पड़ेगा, लोग रुक जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। बहुत सेंसिटिव एक सब्जेक्ट है, उस पर इस तरीके से बात मत करें। सब कुछ लेकर के वो बोर्ड पे ला देते हैं। मैं ठीक है, चलिए। मैं 10 सेकंड लेता हूँ। और चोर गति चोर, और चोर गति चोर। ठीक है कुमार राकेश जी, सर समय हो गया, प्लीज मुझे रोकना पड़ेगा, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की बात करें, हम भारत की बात करें, और दोस्ती दगाबाजी साथ साथ, टैरिफ वीजा एक साथ बिल्कुल हो रहा है। लगातार जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अमेरिका और भारत के बीच की, जो रिश्ते हैं, जो चीजें आ रही हैं, टैरिफ आ रहा है, फिर अब वीजा आ गया, ये लगातार जो चीजें आ रही हैं वो दिखाती है कि कुछ तो है। अब कुछ तो है, उन्हें अपनी पॉलिसी पे काम करने दीजिए, लेकिन हमें क्या करना है, हम इसके बाद क्या स्टैंड ले सकते हैं। हम यदि आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं तो पहले इस सिचुएशन से हम कैसे निकलेंगे, क्या यहीं से स्टार्ट होगा, ये भारत को बहुत ज्यादा चिंता के साथ समझने की जरूरत है और इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा, वरना वाकई स्थितियां ठीक नहीं होंगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।